Hello everybody, in this video we are going to discuss about the Fayol's 14 principles of management. The first principle says division of work. Division of work का मतलब क्या होता है कि काम को हमको छोटे छोटे टास्क में, छोटे छोटे जॉब्स में डिवाइड कर देना चाहिए. जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए. फाइनेंस के लिए अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग के लिए अलग डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स के लिए अलग डिपार्टमेंट. और जो हर जॉब होती है, जो हर काम होता है, किसी स्पेशलाइज पर्सन द्वारा ही करना चाहिए ताकि वो काम को हम एफिशिएंटली पूरा कर सकें. नेक्स्ट प्रिंसिपल सेज अथॉरिटी. अथॉरिटी का मतलब होता है टू गिव ऑर्डर्स एंड टू ऑब्टेन ओबीडियंस. तो जब हम अथॉरिटी देते हैं किसी काम करने के लिए मैनेजर्स को, तो एक बैलेंस बनना चाहिए अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए. जो अथॉरिटी होती है वो फॉर्मल भी हो सकती है, वो इनफॉर्मल भी हो सकती है. फॉर्मल अथॉरिटी का मतलब होता है किसी स्पेसिफाइड रूल्स और रेगुलेशंस के तहत हमने कुछ पहले से निर्धारित कर देना है. और जो इनफॉर्मल अथॉरिटी होती है, ये पावर होती है नेगोशिएट करने का. तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हम किसी को अथॉरिटी देंगे तो उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलनी चाहिए. थर्ड प्रिंसिपल से इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल्स को फॉलो करना, कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना. और ये जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को क्लियरली कम्युनिकेट होना बहुत ज़रूरी होने चाहिए. अगला सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि एक ही बॉस होना चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए. यानी अगर एक व्यक्ति एक से अधिक बॉस से ऑर्डर्स लेगा तो वो क्लैरिफाई नहीं कर पाएगा किस ऑर्डर को पहले फॉलो करे, किसको ज़्यादा प्रायोरिटी दे जाए. तो इसका मतलब है देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय. नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है कि जो एफर्ट्स होते हैं सभी यूनिट्स के, यानी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उसमें जितने भी यूनिट्स हैं वो आपस में प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट होने चाहिए और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करने में फोकस होने चाहिए. जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसको सेल्स मैनेजर हेड करता है, जो कि सेल्स टारगेट सेट करता है. तो वो जो ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को प्रिपेयर करता है कि ताकि वो टारगेट को अचीव कर सके. इसके साथ साथ जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसको फैक्ट्री मैनेजर हेड करता है और वो ऐसे प्रोडक्शन स्केड्यूल को बनाने में, ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज को बनाने में मदद करता है. तो लेकिन जो सेल्स और प्रोडक्शन इंचार्जेस हैं उनमें आपस में समन्वय होना, आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. अब इसको समझते हैं. कई बार क्या होता है कि एक इंडिविजुअल का इंटरेस्ट उसकी कंपनी के साथ, उसकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैच नहीं कर पा रहा होता है, या कई बार हम अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट. तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑफ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल कैन नॉट बी सेक्रीफाइस फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, हाउ एवर इम्पॉर्टेंट शी और ही मे बी. यानी पूरी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है एज़ कम्पेयर टू गिविंग इम्पॉर्टेंस टू इंडिविजुअल और अ सिंगल पर्सन. और ये किसका काम होता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर का कि इस प्रिंसिपल को हम फॉलो करें थ्रू हिज एग्जाम्पलरी बिहेवियर. नेक्स्ट इज़ रेम्यूनरेशन. रेम्यूनरेशन का मतलब होता है जो हमको वेजेस या सैलरी मिलती हैं. तो देखिए, आप हम सब जो काम करते हैं तो हमारा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन का काम जो करता है वो सैलरी या वेजेस ही करता है. तो जो सैलरी वेजेस हम जब निर्धारित करते हैं तो ये अकॉर्डिंग टू द कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द वर्क एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, और जो इंडस्ट्री के अंदर जो वो वेजेस चल रहे हैं, जो सैलरी पैकेज चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तय होनी चाहिए. और इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. भेदभाव मतलब ऐसा ना हो कि हम किसी पर्टिकुलर जेंडर को या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ भेदभाव करें, उनको कम हम सैलरी वेजेस दे रहे हैं. नेक्स्ट इज सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. यानी जब एक ही व्यक्ति सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है. जनरली हम देखते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उनके पास सारे अधिकार होते हैं इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए. इसके बाद होता है डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है हम क्या करते हैं, हम जो डे टू डे रूटीन के फंक्शंस हैं, डे टू डे रूटीन के जो डिसीजंस हैं वो मिडिल या लोअर लेवल मैनेजमेंट को डेलीगेट कर देते हैं, उनको वो डिसीजंस लेने का अधिकार दे देते हैं. तो ये होती है डिसेंट्रलाइजेशन. तो एक ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों की अपनी अपनी भूमिका है और दे शुड बी बैलेंस बिटवीन द टू.
नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल स्केलर चेन। अब स्केलर चेन समझते हैं क्या होता है। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके अंदर सुपीरियर्स भी होते हैं, सबॉर्डिनेट्स भी होते हैं। सुपीरियर्स क्या करते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस देते हैं। तो जो चेन ऑफ अथॉरिटी होती है वो एक प्रॉपर नॉर्मल कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन के आधार पर चलती है, यानी कि एक प्रॉपर हमने नेटवर्क बना रखा है कि कौन व्यक्ति किसको रिपोर्ट करेगा। तो इसके अंदर अगर इमरजेंसी के अंदर आपको किसी पर्टिकुलर ऑफिसर से या पर्टिकुलर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से कम्युनिकेट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लान, आई रिपीट, विद द हेल्प ऑफ गैंग प्लान आप कम्युनिकेट कर सकते हो ताकि कोई भी डिसीजंस डिले ना हो। अगला है ऑर्डर। यहाँ पर ऑर्डर का मतलब इंस्ट्रक्शंस देने का मतलब नहीं, यहाँ पर ऑर्डर का मतलब है पीपल एंड मटेरियल मस्ट बी इन द सुटेबल प्लेसेस एट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, यानी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका मतलब क्या होता है कि हर एक रिसोर्स के लिए, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स है चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, उसके लिए एक निर्धारित जगह हमने असाइन कर रखी है ताकि किसी भी प्रकार की कोई हिंड्रेंस, कोई प्रॉब्लम ना आए जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटी को कंडक्ट कर रहे हैं, और जितना भी कार्य है वो एफिशिएंटली पूर्ण हो सके। नेक्स्ट है हमारा इक्विटी। अब इक्विटी का मतलब होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको सभी वर्कर्स के प्रति एक आत्मीयता, यानी कि एक उदारपूर्ण, एक काइंड बिहेवियर इंश्योर करना है, ताकि सभी जो वर्कर्स हैं, सभी जो सबॉर्डिनेट्स हैं, वो पूरी डिवोशन के साथ कार्य कर सकें। उनको अननेसेसरी पेनलाइज करना, उनको डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि आप बहुत जल्दी स्विच ओवर नहीं कर रहे हैं। तो आज की ऑर्गेनाइजेशंस बहुत इस संबंध में बहुत सतर्क रहती हैं कि एक बार किसी को हायर कर लेते हैं, किसी को अपने यहाँ पर नौकरी दे लेते हैं, तो वो हमारे डिपार्टमेंट में लंबे समय तक कार्य कर सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले हमारा जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो सही होना चाहिए। जो हमारा टेन्योर होगा अपॉइंटमेंट का वो फिक्स होना चाहिए। इसके साथ साथ एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए और उनकी जो परफॉर्मेंस है टाइमली इवैल्यूएट करना चाहिए, और उनको इस ऑर्गेनाइजेशन में मिलने वाली ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में अवगत कराना चाहिए ताकि वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में स्विच ओवर ना करें। नेक्स्ट है इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव को समझते हैं, जो वर्कर्स हैं यानी जो मिडिल या लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इनकरेज करना चाहिए कि वो भी जो डिसीजन मेकिंग है उसमें पार्टिसिपेट करें, वो भी अपने सजेशंस दें, वो भी कैसे हम प्रोडक्टिविटी को और सुधार सकते हैं, कैसे कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। इससे क्या होगा, उनका मोराल बूस्ट होगा, वो भी सोचेंगे कि दे आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज एस्पैरेट डी कॉप्स। अब एस्पैरेट डी कॉप्स का मतलब क्या होता है, टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट का मतलब होता है कि हमें आई को वी के साथ रिप्लेस करना है। हमको वर्कर्स के अंदर एक बिलोंगिंगनेस की भावना उत्पन्न करनी है, उनके अंदर लॉयल्टी उत्पन्न करनी है, एक टीम वर्क की फीलिंग उनके अंदर इन्वॉल्व करनी है, सिनर्जी इम्पैक्ट लेकर आना है ताकि वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से अलग ना समझे। तो शॉर्ट मैंने आपको इन प्रिंसिपल्स के बारे में समझा दिया। अगर आपको कोई प्रिंसिपल ना समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आपको किसी प्रिंसिपल के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।